वेलकम टू असली वजह। आप सुन रहे हो एक साइकोलॉजिकल डीप डाइव। आज हम एक कहानी के जरिए ये समझेंगे कि कैसे रिश्तों में साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन यानी मनोवैज्ञानिक हेर-फेर के दांव कभी-कभी उल्टे पड़ सकते हैं। बिल्कुल। हम अक्सर सोचते हैं कि ऐसे खेल में एक शिकारी होता है और एक शिकार, लेकिन आज की कहानी इस फर्क को धुंधला कर देगी। ये कहानी है आर्यन नाम के एक लड़के की जो खुद को रिश्तों का माहिर खिलाड़ी समझता है, और सारा जो उसकी नजर में सिर्फ एक टारगेट है। हम इस केस स्टडी को परत दर परत खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे किसी को अपनी आदत डलवाने की कोशिश एक ऐसे जुनून में बदल जाती है जहां ये कहना ही मुश्किल हो जाता है कि कौन किसे कंट्रोल कर रहा है। और देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का एक आईना है जो हमारे आसपास सोशल मीडिया से लेकर मार्केटिंग तक हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। सही बात है। आर्यन ने जिन तकनीकों का इस्तेमाल किया वो कोई नई नहीं है, लेकिन उनका जो नतीजा निकला वो बहुत अप्रत्याशित था। तो चलिए इस दिमागी खेल को समझना शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आर्यन के एक बहुत ही सरल लेकिन ताकतवर विश्वास से। क्या? कि जो चीज दुर्लभ है वही कीमती है। हाँ, उसका दर्शन शास्त्र, उसका फंडा बहुत साफ है। वो कहता है हीरा इसलिए कीमती नहीं है कि वो सुंदर है, बल्कि इसलिए कि वो कम मिलता है। और हवा? और हवा जरूरी है, पर उसकी कोई कीमत नहीं क्योंकि वो हर जगह है, आसानी से उपलब्ध है। और इसी सिद्धांत को वो इंसानी रिश्तों पर लागू करता है। उसका मानना है कि अगर आप किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल हैं तो आप अपनी कीमत खो देते हैं। बिल्कुल, आकर्षण के लिए दूरी और कमी का एहसास होना बहुत जरूरी है। सुनने में तो काफी लॉजिकल लगता है ना? खैर, आर्यन तो इसी विश्वास के साथ एक आर्ट गैलरी में सारा से मिलता है। वो भीड़ से अलग शांत खड़ी है। आर्यन उसके पास जाता है, कुछ मजेदार बातें करता है, उसे हंसाता है, उसका नंबर लेता है और फिर जैसी एक कनेक्शन बनता है। वो क्या करता है? वो अचानक कहता है मुझे जाना है और किसी और से बात करने चला जाता है। बातचीत को एकदम उसके पीक पर अधूरा छोड़ देता है। और ये उसका पहला सोचा समझा कदम है। इसे मनोविज्ञान में ज़ीगार्निक इफेक्ट कहते हैं। ज़ीगार्निक इफेक्ट? हाँ, हमारा दिमाग अधूरे कामों को या अधूरी बातों को अनसुलझी पहेलियों को आसानी से नहीं छोड़ता। ये विचार एक लूप में हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। ओह, जैसे टीवी शो के क्लिफ हैंगर एंडिंग। एग्जैक्टली, बिल्कुल वही चीज, ताकि आप अगला एपिसोड देखने के लिए बेचैन रहें। तो उसका अचानक चले जाना कोई बदतमीजी नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। वो जानबूझकर सारा के दिमाग में एक सवाल छोड़ गया, ये कौन था, इतना दिलचस्प था पर चला क्यों गया, ताकि सारा उसके बारे में सोचती रहे। मतलब वो एक इंसान से ज्यादा एक अनसुलझी पहेली बन गया। बिल्कुल। उसने मुलाकात को खत्म नहीं किया, उसने उसे पॉज कर दिया और अब प्ले बटन सिर्फ उसके हाथ में था। सारा के दिमाग में अब आर्यन एक टास्क की तरह है जो पूरा नहीं हुआ, और हमारा दिमाग ऐसे अधूरे टास्क्स को प्राथमिकता देता है। तो उसने बिना कोई खास मेहनत किए सारा के ख्यालों में अपनी जगह बना ली। ठीक है, तो उसने ज़ीगार्निक इफेक्ट का इस्तेमाल करके सारा के दिमाग में जगह तो बना ली, लेकिन किसी के दिमाग में जगह बनाना और उसे अपनी आदत डलवाना, ये तो दो अलग बातें हैं। उसका अगला कदम क्या था? अगला कदम था इस शुरुआती दिलचस्पी को एक लत में बदलना, और इसके लिए वो एक बहुत ही क्लासिक तकनीक का इस्तेमाल करता है, दिमाग को डोपामाइन से नहलाना। डोपामाइन यानी वो फील गुड केमिकल जो हमें खुशी और इनाम का एहसास कराता है। तो आर्यन ने कैसे किया? अगले 2 हफ्तों तक वो एक सपनों का राजकुमार बन जाता है, एकदम परफेक्ट। जैसे? वो सारा को फूल भेजता है, देर रात तक उससे गहरी बातें करता है, अपनी कमजोरियां और राज बताकर एक झूठा एक मैन्युफैक्चर्ड इमोशनल कनेक्शन बनाता है। वो हर वो काम करता है जिससे सारा कुछ स्पेशल, खूबसूरत और महत्वपूर्ण महसूस हो। मतलब वो जानबूझकर सारा के दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को ओवरलोड कर रहा था। हाँ, उसे उस खुशी, उस तारीफ और उस ध्यान का आदी बना रहा था। बिल्कुल। और यहाँ सिर्फ डोपामाइन ही नहीं, ऑक्सीटोसिन जैसे बॉन्डिंग हार्मोन भी काम कर रहे होंगे। वो अनजाने में एक ऐसा गहरा कनेक्शन बना रहा था जिससे वो सिर्फ एक खेल समझ रहा था। उसने एक बेसलाइन बना दी। बेसलाइन? कि जब आर्यन आसपास होता है तो सब अच्छा लगता है। और जैसे ही उसे लगा कि सारा इस एहसास की आदी हो चुकी है, उसने दूसरा चरण शुरू किया। 15वें दिन उनकी एक डेट तय थी। शाम 5 बजे आर्यन का एक मैसेज आता है, एक काम आ गया है, नहीं आ सकता। बस उस मैसेज पर गौर कीजिए, कितना ठंडा और सपाट है।
कोई माफी नहीं, कोई वजह नहीं, और न ही दोबारा मिलने का कोई जिक्र। वो अचानक खुद को उस समीकरण से हटा लेता है जिसकी सारा आदी हो चुकी थी। इसका असर तो किसी नशे के हटने जैसा हुआ होगा ना। सारा का दिमाग जो डोपामाइन के नियमित डोज का आदी हो चुका था, अब खालीपन महसूस कर रहा होगा। वो परेशान होकर उसे मैसेज करती है, पूछती है कि क्या सब ठीक है, क्या उसने कुछ गलत कह दिया। और आर्यन उसके मैसेज देखता है पर जवाब नहीं देता। वो जानता है कि सारा इस वक्त उसे नहीं बल्कि उस एहसास को मिस कर रही है जो उससे जुड़ा है। उसकी सोच बहुत साफ है, अब उसे लत लग चुकी है। यह उसके लिए एक पुष्टि है कि उसका प्रयोग सफल हो रहा है। हाँ, उसने खुशी दी और अब वो उसी खुशी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये तो काफी क्रूर है। तो पूरे 24 घंटे की खामोशी के बाद जब सारा अपनी सबसे बुरी हालत में पहुंच चुकी होगी, तब आर्यन वापस आता है और वो ऐसे जवाब देता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। हे सॉरी, क्रेजी वर्क डे, यू अप? और सारा का गुस्सा या नाराजगी सब कुछ उस राहत के आगे दब जाता है जो उसके वापस आने से मिली। वो तुरंत जवाब देती है खुश होकर। और यहीं पर आर्यन का सबसे खतरनाक दांव काम करता है, जिसे कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, यानी अनिश्चित इनाम का सिद्धांत। ये क्या है और ये इतना ताकतवर क्यों है? ये सिद्धांत कहता है कि जब हमें ये पता नहीं होता कि इनाम कब मिलेगा, तो उसे पाने की हमारी चाहत और जुनून कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक स्लॉट मशीन। अगर आपको पता हो कि हर 10वीं बार बटन दबाने पर आप जीतेंगे, तो खेल में मजा नहीं आएगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब आपको ये पता नहीं होता कि अगली बाजी आपकी हो सकती है या नहीं, तो वही अनिश्चितता आपको बार बार बटन दबाने पर मजबूर करती है। आप उस शायद इस बार की उम्मीद में खेलते रहते हैं। तो आर्यन ने सारा के लिए खुद को एक इंसानी स्लॉट मशीन बना दिया था। हाँ, कभी वो बहुत प्यार और ध्यान देता और कभी अचानक गायब हो जाता। सारा को कभी नहीं पता होता था कि उसे इनाम कब मिलेगा। बिल्कुल। और ये सिद्धांत सिर्फ रिश्तों या जुए तक सीमित नहीं है, हमारे सोशल मीडिया ऐप्स इसी पर बने हैं। कैसे? आप जब अपना फोन स्क्रॉल करते हैं तो आपको नहीं पता कि अगला पोस्ट मजेदार होगा या कोई जरूरी नोटिफिकेशन आएगा या कुछ बोरिंग होगा। यही अनिश्चितता आपको घंटों तक स्क्रॉल करवाते रहती है। सही बात है। तो आर्यन ने असल में सारा के लिए एक पर्सनल सोशल मीडिया फीड बना दिया था, जिसमें लाइक या कमेंट की जगह उसका अटेंशन था। एग्जैक्टली। और इसका नतीजा ये हुआ कि सारा का जुनून बढ़ता गया। वो हमेशा एक बेचैनी में रहने लगी, उसके मैसेज का इंतजार करती, उसके ध्यान के लिए और ज्यादा बेताब रहती। और आर्यन को लगा कि वो जीत रहा है, कि सारा पूरी तरह उसके कंट्रोल में। और इसी घमंड में वो अपना आखिरी दाव चलता है, द फाइनल फ्रीज। वो फैसला करता है कि वो सारा को पूरे 3 दिन तक नजरअंदाज करेगा। उसकी सोच है कि ये मास्टर स्ट्रोक सारा की बच्ची खुची हिम्मत को भी तोड़ देगा और वो पूरी तरह से उसके इशारों पर नाचने लगेगी। एक नियंत्रित नतीजा चाहता था वो। हाँ, पर इंसानी दिमाग कोई मशीन नहीं है जिसका नतीजा हमेशा एक जैसा हो। और यहीं से खेल उसके हाथ से निकलना शुरू हो जाता है। पहला दिन सारा 5 बार कॉल करती है। दूसरा दिन वो 20 बार कॉल करती है। आर्यन ये सब देखकर खुश हो रहा है। उसे लग रहा है कि उसकी तरकीब काम कर रही है। उसे इस बात का एहसास ही नहीं है कि वो जिस जुनून को हवा दे रहा है उसकी कोई सीमा नहीं होती। वो सिर्फ अपने बनाए नियमों को देख रहा है और सारा की बढ़ती हुई बेचैनी को अपनी जीत मान रहा है। बिल्कुल। इसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं, जहां हम सिर्फ वही सबूत देखते हैं जो हमारी सोच की पुष्टि करते हैं। और फिर आता है तीसरा दिन। रात के 2 बजे आर्यन के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। ओह। वो पिपोल से देखता है तो बाहर सारा खड़ी है, पर वो रो नहीं रही। उसकी आंखों में आंसू नहीं है। वो बस एक टक पीपुल को घूर रही है, जैसे उसे पता हो कि आर्यन अंदर है और उसे देख रहा है। ये वो पल है जहां कहानी का रुख बदल जाता है। आर्यन दरवाजा खोलकर अपना वही ठंडा अंदाज दिखाने की कोशिश करता है। सारा, इतनी रात को तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो। लेकिन सारा के चेहरे पर अब वो बेचारगी नहीं है। उसका जवाब बहुत सपाट और डरावना होता है। वो कहती है, तुमने जवाब नहीं दिया। और फिर वो एक ऐसी लाइन कहती है जो आर्यन के पूरे खेल को पलट देती है। क्या? तुम आग लगाकर लकड़ी को जलने का दोष नहीं दे सकते आर्यन। वाओ। वो उसके अपार्टमेंट में घुस जाती है और बताती है कि इन 3 दिनों में उसके दिमाग पर क्या बीती। उसे लगा कि आर्यन मर गया है या उसके साथ कोई हादसा हो गया है। वो कहती है, मेरा दिमाग वो चीखना बंद नहीं कर रहा था। यहाँ आर्यन को पहली बार एहसास होता है कि उसने जिस चीज को बनाया है वो अब उसके काबू से बाहर हो चुकी है। ये कोई नियंत्रित प्रयोग नहीं रहा,
उसने किसी के दिमाग के सर्किट के साथ खेला और अब वो सर्किट शॉर्ट हो चुका है। उसने एक जुनून पैदा किया था, पर वो ये नियंत्रित नहीं कर पाया कि वो जुनून किस दिशा में जाएगा। पर इनएविटेबल। तो अब पासा पूरी तरह से पलट चुका है। हाँ, आर्यन घबरा जाता है। वो उसे घर जाने के लिए कहता है, लेकिन सारा मना कर देती है। वो उसके सोफे पर ऐसे बैठ जाती है जैसे वो उसी का घर हो, और एक ठंडी मुस्कान के साथ उसे देखती है। और फिर वो सच का वो बम फोड़ती है जो आर्यन के पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो कहती है, मैंने तुम्हें इंटरनेट पर ढूंढा आर्यन, तुम्हारे ऑनलाइन फोरम, तुम्हारी पिकअप थ्योरी, तुम्हारी पुश पुल तकनीक, मैंने तुम्हारी पूरी किताब पढ़ ली है। एक मिनट, क्या तो सारा को सब कुछ पहले से पता था? वो कोई भोली भाली शिकार नहीं थी। यहीं पर कहानी सबसे ज्यादा पेचीदा हो जाती है। सारा बताती है, मैं जानती थी कि तुम क्या कर रहे हो और मैं देखना चाहती थी कि तुम किस हद तक जाओगे। तो क्या वो शुरू से ही इस खेल में शामिल थी, या उसने बीच में से समझकर खेल को अपने कब्जे में ले लिया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शायद उसे भी इस दिमागी कसरत में मजा आला था जब तक कि ये हकीकत में नहीं बदल गया। और फिर वो एक बहुत गहरी बात कहती है, पर जीव विज्ञान का एक नियम है, जब तुम एक शिकारी को भूखा रखते हो तो वो हार नहीं मानता, वो और ज्यादा भूखा हो जाता है। इस एक लाइन में वो पूरा समीकरण बदल देती है। वो उसे बता देती है कि असली शिकारी अब कौन है। उसने आर्यन की ही तकनीक को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। आर्यन ने उसे अपनी कमी का एहसास कराया, और अब सारा उसे अपनी मौजूदगी से डरा रही है। उसने भूखे जानवर को खाना नहीं दिया और अब वो जानवर आजाद है और उसका पहला शिकार वो खुद है। कहानी का आखिरी सीन 1 महीने बाद का है। आर्यन एक बार में बैठा है, घबराया हुआ, थका हुआ। वो अब वो आत्मविश्वास से भरा खिलाड़ी नहीं रहा। वो बार बार अपना फोन देख रहा है। उसे सारा का मैसेज आता है, कहाँ हो, और कुछ देर बाद, मैं तुम्हें देख रही हूँ। वो चारों तरफ देखता है पर सारा उसे कहीं नजर नहीं आती, पर उसे पता है कि वो उस पे नजर रख रही है। वो उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर सारा नए नंबरों से अलग अलग तरीकों से उस तक पहुंच जाती है। वो उस पिंजरे में पूरी तरह फंस चुका है जो उसने खुद सारा के लिए बनाया था। और कहानी आर्यन के आखिरी विचारों के साथ खत्म होती है, जो इस पूरी त्रासदी का सार है। वो सोचता है, मैंने सोचा था कि मैं एक वैज्ञानिक हूँ जो एक चूहे पर प्रयोग कर रहा है। मैं भूल गया कि अगर तुम एक चूहे को कोने में धकेल दो तो वो भागता नहीं, वो गले पर झपटता है। मैं मुश्किल से मिलने वाला बनना चाहता था, अब मैं कभी दूर नहीं जा सकता। तो यहाँ क्या हुआ? आर्यन ने इंसानी मनोविज्ञान के कुछ शक्तिशाली सिद्धांतों का इस्तेमाल किया, लेकिन वो ये भूल गया कि वो किसी मशीन पर नहीं बल्कि एक इंसान पर प्रयोग कर रहा था। बिल्कुल। और जब इंसानी भावनाएं, डर और जुनून हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो किसी भी सिद्धांत या योजना को तोड़ सकते हैं। उसने एक ऐसी आग जलाई जिसे वो बुझाना नहीं जानता था। ये कहानी एक चेतावनी है कि मनोवैज्ञानिक हेरफेर कोई खेल नहीं है। इसके नतीजे बहुत गंभीर और अप्रत्याशित हो सकते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी का ध्यान पाने की इच्छा और किसी को नियंत्रित करने के जुनून के बीच की लकीर कितनी पतली है। और जब वो रेखा पार हो जाती है तो शिकारी और शिकार की भूमिकाएं बदल सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।